Hello students, so today we will be starting a new chapter number 2 of history, kings, farmers and towns. So this chapter is all about the developments that happened when the Indus Valley civilization or the Harappan civilization declined or ended. So let's see what were the developments during the long span, जो पूरा long span था 1500 years का, उसमें क्या क्या चेंजेस आए. सो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, और जिसके अंदर लास्ट के अंदर हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ. सो व्हाट वाज द चेंजेस? सो फर्स्ट वन वाज दैट ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सो ऋग्वेदा को कंपोज किया गया. देन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. बहुत सारे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स डेवलप हुए. देयर वाज इमर्जेंस ऑफ न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल. जो डेड बॉडीज़ है उनको डिस्पोज करने के नए नए तरीके आए, जैसे कि मैगलिथ्स सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के अंदर. एंड देयर वाज इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, और बहुत सारे न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स डेवलप हुए. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 6th century BC was a turning point. So it's an important question. It generally comes in 3 markers. तो ये 3 marker के perspective से it's important for you. Right. There were many changes that took place. So जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ऋग्वेदा was composed, agriculture settlements were emerged, emergence of new mode of disposal, there was emergence of new towns and kings, there was development of growing use of iron, development of coinage, and Buddhism and Jainism also increased. So these all were the changes. So that's why 6th century is known as a turning point. Clear? नाउ महाजनपद. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय महाजनपदस. तो ये जो इसको हम डिवाइड करेंगे तो पदास क्या होता है, किसी का लेग मीन्स लेग ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने अपने पैर रखे. राइट. सो दीज वर महाजनपदास. तो अब इनके क्या फीचर्स होते हैं इन महाजनपदास के? सो 6th century इट इज़ नोन फॉर द राइज ऑफ द 16 महाजनपदास. सो उस टाइम पे 16 महाजनपद का राइज हुआ, जो स्टेट से या तो इनको किंग्स रूल करते थे या फिर गनाज और संगास. हर एक महाजनपद का खुद का एक कैपिटल होता था जो कि फोर्टिफाइड होता था, अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता था. सम स्टेट्स दे मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज. कुछ के पास परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज हुआ करती थी. धर्मसूत्रास. तो ये क्या होते हैं? धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास. इनके अंदर किंग्स के लिए लॉज लिखे रहते हैं कि कैसे उनको अपने स्टेट को गवर्न करना है. फंक्शंस ऑफ द रूलर्स वर टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम पीपल. और क्या फंक्शंस हुआ करता था रूलर्स का? टैक्स कलेक्ट करना और ट्रिब्यूट कलेक्ट करना लोगों से. क्लियर है? नाउ what were the factors responsible for the rise of Magadha? So why was Magad was an important या पावरफुल महाजनपद? तो मगध के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इट ऑफन कम्स. सो बिटवीन द 6th and 4th centuries BC, Magad became the most powerful Mahajanpada. So why it became most powerful Mahajanpadas? So there are many reasons for this. First was that it was a region where agriculture was especially productive. यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था. यहाँ पर पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स थे जैसे कि बिम्बिसारा, जातससु. Right, there were many powerful rulers. There was availability of iron, which enabled the Magadhans to make tools and weapons. Elephants, जो कि एक important component हुआ करते थे आर्मी के, वो इनके फॉरेस्ट में मिलते थे. वहाँ पर फर्टाइल सॉइल से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ करता था. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दे प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन. और वो बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थे. लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, इट फैसिलिटेटेड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग गंगा रिवर and Rajgir. So it was the capital of Magad and it was a fortified settlement. Clear? Next is Mauryan Empire. So rise of Magad, it culminated in the emergence of Mauryan Empire. तो जैसे ही मगध का rise हुआ, it culminated, उसके वजह से Mauryan Empire का rise up हुआ. So चंद्रगुप्त मौर्य, he was the founder of the empire. तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, who extended control of अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान. उन्होंने कंट्रोल यहाँ तक कर लिया था. His grandson अशोका, he was the most famous ruler and he conquered कलिंगा. तो अशोका जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे. Now how do we know about Mauryan Empire? So what are the sources जहाँ से हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में? So historians have used a variety of sources
to reconstruct about the history of the modern empire, like archaeological finds. They are especially the Ashokan's inscriptions, they are one such thing. Now literary sources like Indica account of Megasthenes, Arthashastra of Kautilya or Chanakya, Buddhist general literature, so all these are the sources. क्लियर. देन अशोका के धम्मा के बारे में बताया गया कि एक रिलीजन था जो कि अशोक फॉलो करते थे. सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू द पीपल ऑन रॉक्स एंड स्टोन्स. सो वो पहले ऐसे रूलर थे जो कि अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करते थे रॉक्स और पिलर्स के ऊपर. उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्रोक्लेम करते थे प्रिंसिपल्स, धम्मा के प्रिंसिपल्स प्रोक्लेम करते थे अशोका के इंस्क्रिप्शंस. और उसमें क्या क्या लिखा रहता था कि धम्मा जो फॉलो करेंगे उनको क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है. तो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, जनरॉसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन. दूसरे रिलीजन के प्रति रिलीजियस टॉलरेंस होना. नाउ व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर. तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फीचर्स है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स, इट इज आस्क्ड. सो मॉडर्न एम्पायर का बहुत ही अच्छा, इट हैड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. द वास्ट एम्पायर, इट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस. देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णनगरी. दीज ऑल आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. और जो तक्षशिला और उज्जैनी थी वो इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट से सिचुएटेड थी. और सुवर्णनगरी, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टैप द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका. और जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होता था वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता था सेंटर के अराउंड. अराउंड द सेंटर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता था एंड अराउंड इट्स प्रोविंशियल centers. Clear. Now communication along both river and land, it was vital for the existence of the empire. both land और sea के थ्रू जो था वो ट्रेड जो रहना था वो इम्पॉर्टेंट था. अब मेगास्थनीज ने 6 सब कमिटीज़ मेंशन करी है फॉर टू लुक आफ्टर फॉर नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट, फुट हॉर्सेज, फुट सोल्जर्स एंड हॉर्सेज. सो ये 6 कमिटीज़ उन्होंने मेंशन करी है. फिर लास्ट के अंदर इसकी बताया गया है कि अशोका ने क्या मेजर्स लिए अपने एम्पायर को टुगेदर एक साथ होल्ड करने के लिए. धम्मा जो उनका रिलीजन था उनको प्रोक्लेम करने के लिए उन्होंने धम्मा महात्माज अपॉइंट करे स्पेशल ऑफिसर्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. और वो लोग स्पेशल जो ऑफिसर्स थे वो मैसेज स्प्रेड करते थे धम्मा का. क्लियर है. नाउ व्हाट वर द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. तो इस टाइम पे बहुत सारे न्यू नोशंस, न्यू आइडियाज़ आने लगे किंगशिप के ऊपर. सो व्हाट वाज दीज, लेट्स सी. सो by 2nd century there were new kingdoms and chiefdoms. they emerged in several parts of the continent, जैसे कि चोलास, चेराज और पांड्याज. ये आपकी मैप पॉइंट्स में भी आते हैं, चोलास, चेराज एंड पांड्याज. इन तमिलिकम दे वर नोन फॉर संगम टेक्स्ट, और ये संगम टेक्स्ट के लिए जाने जाते थे. सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग सातवानास एंड शाकाज टुक एडवांटेज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. उन लोगों ने इन सब चीज़ों का एडवांटेज लिया. फिर जो कुशान्स थे they ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. their history has been reconstructed. उनकी हिस्ट्री कैसे हमको पता चलती है इंस्क्रिप्शंस के वजह से, जैसे कि ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुशान रूलर्स इट हैज़ बीन फाउंड इन यूपी एंड अफगानिस्तान. जो उनके स्टैचूज इन जगहों पर मिले हैं. और हिस्ट्री ऑफ गुप्ताज जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्डेड है. जैसे कि एग्जाम्पल है प्रज्ञा प्रशस्ति, जिसको हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं. ये हरि सेना ने कंपोज करा था जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ परस्पेक्टिव. नाउ व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करी. सो फर्स्ट वॉज ए यूज़ आयरन टिप प्लोशन. उन्होंने आयरन जो प्लो होता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी करा. इरीगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स वाज डन. एंड हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स. सो दीज ऑल वर द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय देम. नेक्स्ट इज व्हाट वर द डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. तो क्या क्या डिफरेंसेस हुआ करते थे रूरल सोसाइटी के अंदर. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा था वैसे वैसे लोगों के अंदर डिफरेंसेस आते जा रहे थे. ठीक है. स्मॉल पेजेंट्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे थे. जो लैंड होल्डर्स एंड जो हेड ऑफ विलेज हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हुआ करते थे और उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था इन सब चीज़ों में. संगम टेक्स्ट मेंशन करती है, वहाँ पर बता रखा है कि लैंड ओनर्स को हम वेलार कहते थे.
देन प्लोमैन को उजावर और स्लेव्स को आदि में। तो ये आपके मैचअप्स के फॉर्म में आ सकता है कि आपको इनको इससे मैच करना पड़ेगा, सो यू नीड टू लर्न दिस। सो देयर वर डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, देवर बेस्ड ऑन द कंट्रोल ओवर लैंड, आपके पास कितनी लैंड है, क्या लेबर, क्या टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं, उनके बेसिस पे देयर वर डिफरेंसेस इन दी रूरल सोसाइटी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड ग्रांट्स। सो कैसे लैंड ग्रांट्स वगैरह का सिस्टम फॉलो अप हुआ जाता था, सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी। सो लैंड ग्रांट्स देवर बाय किंग्स, देवर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। तो किंग्स जो है वो लैंड ग्रांट्स करते थे और वो इंस्क्रिप्शंस के अंदर रिकॉर्ड कर लेते थे। मेनली जो थे कॉपर प्लेट्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड हुआ करते थे। जो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जा रही है उनके ऊपर होते थे। अब इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो वुमेन होती थी उनको जनरली एक्सेस नहीं होता था लैंड का, बट प्रभावती गुप्ता जो कि डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की, she was an exception and she was married into the family of Vatakas. So they were not supposed to have an access to land, but inscription indicates that she had the access to land. So this is an exception case. The inscription it gives us an idea about rural people, Brahmins, peasants and others. So इन सब लोगों का भी एक आइडिया देता है. There were regional variations in the size of land donated. अब जो land donate की जाती थी उसके अंदर variations भी हुआ करते थे. Land grants they were made to extend agriculture to new areas or to villainize. तो ये माना जाता था कि शायद land grants इसलिए भी दिया जाते थे क्योंकि वो अपने एग्रीकल्चर को अच्छे से एक्सटेंड कर पाए या फिर दूसरे एरियाज तक एक्सटेंड कर पाए या फिर एलाइज को विन करने के लिए. ठीक है ना. लैंड ग्रांट से प्रोवाइड एन इंसाइट, ये एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं पेजेंट्स और स्टेट के रिलेशनशिप के जो रिलेशन था उसके बारे में बताते हैं. हाउएवर ग्रुप्स सच एज पैस्टोरलिस्ट, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स दे डिड नॉट कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइव्स एंड ट्रांजेक्शंस. तो ये लोग अपना इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते थे, बट जो किंग्स वगैरह थे दे मेटिकुलसली रिकॉर्डेड ऑल दीज थिंग्स. क्लियर. ना लेट्स टॉक अबाउट टाउन्स एंड ट्रेड. तो वहाँ का कैसे टाउन्स वगैरह थे और कैसा ट्रेड वहाँ पर हुआ करता था. लेट्स सी. तो 6th सेंचुरी BC के अराउंड बहुत सारे अर्बन सेंटर्स वगैरह इमर्ज हो गए थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, मथुरा, एंड दे ऑल वर लोकेटेड ऑन रिवर एंड ऑन लैंड रूट्स. इन जगह पर ये लोग लोकेटेड थे. वोटिव इंस्क्रिप्शंस दे गिव अस एन आइडिया अबाउट टाउन पीपल. तो जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे वो टाउन पीपल के बारे में हमको कुछ आइडिया प्रोवाइड करते थे. वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और ये सब वोटिव इंस्क्रिप्शन ये सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड करा करते थे. इन टाउन्स अब बहुत सारे लोग रहते थे टाउन्स के अंदर, जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, आर्टिसंस, तो जिनका एक सिमिलर काइंड ऑफ वर्क हुआ करता था. They organized themselves in guilds or shrenis, and guilds procured raw materials, they regulated production and marketed the finished product. तो वो लोग एक ग्रुप बना लेते थे and then they produced goods and then marketed the finished products in the market, right. Now ट्रेड जो था वो बिल्कुल कन्फाइंड नहीं था. सब कॉन्टिनेंट में बाहर भी ट्रेड हुआ करता था, जैसे कि वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारी जगहों पर भी ट्रेड हुआ करता था. इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करा करता था. क्लियर. मूविंग फर्दर वी हैव कॉइन्स एंड किंग्स. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉइन्स एंड किंग्स. वहाँ पे कैसे तरह के कॉइन्स वगैरह यूज़ हुआ करते थे, किसने पहले कॉइन्स वगैरह को स्टार्ट करा, क्या इंपॉर्टेंस रहती थी कॉइन्स की. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या होती है. सो न्यूमिस्मैटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स. तो ये होती है न्यूमिस्मैटिक्स. न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होते हैं, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं. क्लियर. So study of coins is known as numismatics. Clear. Now exchangers they were facilitated by the introduction of coinage. तो exchange जो है वो facilitate और easy हो गया था जैसे ही coins जो introduce हो गए थे. coinage के introduction के बाद it was made very much easy. Now punch-marked coins they were made up of silver and copper. They were amongst the earliest to be minted and used. तो punch-marked coins जो थे वो सब पहले silver और copper के बने हुए थे and they were the earliest to be used. कॉइन्स वर इशूड बाय किंग्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन पीपल. तो ये सब लोग जो है ये लोग कॉइन्स वगैरह इशू कर सकते थे. जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स थे वो इशू करे थे इन 1st सेंचुरी. कुशान ने उसको इंट्रोड्यूस करे थे. और जो फर्स्ट कॉइन्स थे जिनके ऊपर नेम्स एंड इमेजेस थी रूलर्स की, दे वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ परस्पेक्टिव. तो फर्स्ट कॉइन्स जिन पे नेम्स और इमेजेस थी वो किन्होंने इशू करे थे, तो वो थे इंडो ग्रीक्स. और फर्स्ट गोल्ड कॉइन उन्होंने इशू करे थे वो थे कुशान्स. क्लियर है ना. होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया. सो दैट इंडिकेट्स दैट देयर वर क्लोज कनेक्शंस, ट्रेड कनेक्शंस थे वहाँ पर. ठीक है.
ट्रेड रिलेटेड कनेक्शंस थे रोमन एम्पायर और यहाँ पर, राइट। ना कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स, और ट्राइबल रिपब्लिक्स थी वो भी अपने कॉइन्स इशू करती, जैसे कि यदुनास ऑफ पंजाब, हरियाणा के अंदर वो लोग बहुत सारे कॉपर कॉइन्स प्रोड्यूस करते थे। द गुप्ताज ऑल्सो इशूड कॉइन, हमने देख लिया। दे वर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, दीज कॉइन्स फैसिलिटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन। ना 6th सेंचुरी से कॉइन्स से ही सारा जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ करता था। Right now, others argue that new towns and networks of trade they begin to emerge around this time through finds of coins are fewer. बहुत कम है, बट इन सब चीज़ से हमें ये पता चलता है। Now decipherment of inscriptions, so James Prinsep जो थे, he was the officer in the mint of English East India Company and he was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। तो उन्होंने डेसिफर कर दी थी, उन्होंने डेसिफर करी थी ब्राह्मी एंड खरासी स्क्रिप्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह पढ़ने के अंदर आसानी हुई थी। जो कॉइन्स थे इंडो ग्रीक कंटेन्स द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरासी स्क्रिप्ट। सो इसकी वजह से जेम्स प्रिंसेप की डिस्कवरी की वजह से ये सब चीज़ें ईजी हो गई पढ़ना। ना यूरोपियन स्कॉलर्स कंपेयर द लेटर्स इन बोथ स्क्रिप्ट्स, अब वो लोग कंपेयर करते हैं लेटर्स की, जैसे कि ए जो है इट कुड बी यूज बोथ स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग नेम्स सच एज अपोलोडेटस, तो वो अपोलोडेटस जैसे नेम्स लिखने के भी काम आ सकता है। अब जो हमने एविडेंस वगैरह देखे हैं उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि अशोका को देवनाम पिया और पियादासी के नाम से भी बुलाया जाता है। देवनाम पिया का क्या मतलब होता है? बिलावड ऑफ द गॉड्स, एंड पियादासी मीन्स प्लेजेंट टू बिहोल्ड। सो दिस इज द थिंग, क्लियर? नाउ द हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, तो हमें क्या क्या इंस्क्रिप्शंस से एविडेंसेस मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया। देवनाम पिया एंड पियादासी किंग को इन सब नेम से रेफर करा जाता था। सो बाय एग्जामिनिंग द कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज, पैलियोग्राफी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफिस्ट दे हैव कम टू द कंक्लूजन दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। पैलियोग्राफी क्या होता है? स्टोन राइटिंग, तो स्टोन्स वगैरह पे ऊपर लिखना ही होता है पैलियोग्राफी, क्लियर? नाउ I think it's our last topic. So limitations of inscriptions. So what are the limitations of inscriptions? तो जो inscriptions हुआ करते थे दे वर वेरी फेंटली एनग्रेव, क्योंकि बहुत सारे टाइम से लिखे हुए थे तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा फेंट हो जाते थे, फेंटली एनग्रेव थे। इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज और लेटर मिसिंग, कभी कभार वो डैमेज हो जाते थे या फिर उनके अंदर लेटर वगैरह कुछ ना कुछ मिसिंग रहता था। एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, हम हमेशा ही श्योर नहीं रहते थे कि हाँ पक्का यही मीनिंग होता होगा इस वर्ड का। इंस्क्रिप्शंस मे नॉट हैव लास्टेड द रैवेजेस ऑफ टाइम, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे बट दे हैव नॉट सर्वाइव्ड द रैवेजेस ऑफ टाइम। Thus what is available at present is simply a fraction of what was written। तो जो अभी हमें available at present it is probably only a fraction of what was written। Now inscriptions they may not provide a complete idea about political and economic history, वो पूरा हमें complete idea provide नहीं करते थे। Inscriptions were written from the point of view of the person who commissioned them, मतलब कि जो इंसान उसे लिखता था वो उसका point of view बताते थे हमें, राइट और सारी रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह होती थी वो सब चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हुआ करती थी इंस्क्रिप्शंस के अंदर। जो मेनली जो नॉर्मल चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी वो ही सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ करती थी, क्लियर है? नाउ सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड बट नॉट ऑल हैव बीन डेसिफर्ड, पब्लिश एंड ट्रांसलेटेड। बहुत सारे मिले होंगे बट सारे के सारे हमने पब्लिश नहीं किए हैं। So this was all about the chapter. If you liked the video, do like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. Also you can get the PDF of this chapter on my Telegram channel. Link is given in the description and you can have this PDF. Thank you for watching.